हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे एक एडिटोरियल, और एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती है एज यू नो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसको हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का एडिटोरियल हम लेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है 1.5-2 घंटे लग जाएं। आधा पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा एडिटोरियल वाली वीडियोस पे तो आपको और ज़्यादा एडिटोरियल्स में ला कर दूंगा, अदरवाइज एडिटोरियल्स और नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने एक्चुअली ये वीडियो पढ़ा दिया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पढ़ा दिया था सारा। बाद में पता चला कि माइक जो है वो काम नहीं किया, तो अब मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अब आप देख लो कितना मेहनत लगता है। इट्स नॉट ईजी कि बस आप तो वीडियो देख के निकल जाते हैं, बट एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेवल थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको तो सब ऊपर से ही जाएगा, और जिनको रूल्स आते हैं तो वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, उनको मज़ा आएगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बताता चलूँगा, वो कैब बताऊँगा, याद करना जितना हो सके। और इंग्लिश जिनको सीखना है बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, तो जरूर देख लीजिएगा अगर सही से सीखना है तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। तारीख है 20 नवंबर 2024। यहाँ पर लिखा है एमिशन इम्पॉसिबल, यानी कि उत्सर्जन असंभव। एमिशन क्या होता है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है? जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में फैलती जाती है, ठीक है, जहरीला इन्वायरमेंट बन जाता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है, मीथेन का निकलना है, जो जहरीली गैसें हैं, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन, उनका पैदा होना, उसी को बोलते हैं एमिशन। तो एमिशन इम्पॉसिबल है, असंभव है, मतलब उत्सर्जन नहीं होगा। किसको लग रहा है? अभी पढ़ के पता चलेगा। आगे देखते हैं। COPs, COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज की कॉन्फ्रेंस। तो COPs का यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इनका रेस्क्यू आइडियाज है, मतलब बचाव विचार, ठीक है। आइडियाज हो गए विचार, जो बचाव के विचार हैं इनके। आर फ्लोड, वो कैसे हैं? त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब जिनमें कमियां हो, जिनमें एरर्स हो। तो ये जो COP है, इनको लग रहा है कि भाई एमिशन और नहीं होगा, ठीक है। उत्सर्जन मतलब और ज़्यादा कार्बन एमिशन, ठीक है, मीथेन, अदर गैसेस जो वार्म करते हैं एनवायरनमेंट को, तो अब वो नहीं होगा, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि एमिशन जो है, उत्सर्जन, ये असंभव है। और जो COP का रेस्क्यू आइडियाज़ है, बचाव के आइडियाज़, वो कैसे हैं? फ्लॉड है, मतलब उनमें कमियां हैं, उनमें एरर्स हैं। फ्लॉड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, याद रखिएगा। और ये सारा है सब्जेक्ट। अब है मेन न्यूज़, ध्यान से देखिएगा इसको। इंडिया हैज़ बीन अ पार्ट, भारत हिस्सा रहा है। हैज़ बीन यहाँ पे लगा है, उसके बाद नाउन है, इसका मतलब भारत हिस्सा रहा है। ये रूल्स हमने सब किए हुए हैं, तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। वीडियोस देख लेना, समझ में आएगा। तो भारत हिस्सा रहा है किसका? ऑफ द कोरस, कोरस का। एट, ये बता रहे कहाँ पर? एट CO नहीं होगा, COP होगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कोरस का हिस्सा रहा है भारत। क्यों रहा है? फॉर मोर फंड्स, ज़्यादा फंड्स के लिए, पैसों के लिए। किससे? फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों से। डेवलप्ड एक एडजेक्टिव है, और डेवलप्ड का मतलब है जो विकसित हो चुका है, तो उनसे, ठीक है। मोर फंड्स के लिए उसका पार्ट रहा है कोरस का। और क्यों फंड्स? फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मतलब क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं उसके मिटिगेशन के लिए, यानी कि उसको कम करने के लिए। मिटिगेशन यहाँ पर नाउन है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी वर्ब, अगर वर्ब निकालनी है तो होगी मिटिगेट, मतलब कम करना। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया। तो आगे देखिए, मिटिगेशन हेयर मीन्स, मिटिगेशन का यहाँ पर मतलब है या मतलब होता है। मीन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, S लगा दिया। मिटिगेशन सब्जेक्ट है जो सिंगल है, इसलिए S लगा दिया मीन के साथ। तो मिटिगेशन का यहाँ पर मतलब है या मतलब होता है रिड्यूसिंग, मतलब कम करना, और या अवॉइड करना, मतलब बचना या टालना,
किससे बचना? फ्रेश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस से, मतलब जो फ्रेश ग्रीन हाउस गैस का निकलना है, उत्सर्जन है, उससे बचना। ठीक है, तो ये मतलब होता है या तो कम करना या उससे बचना कि वो और पैदा ना हो। इसका मतलब हो गया मिटिगेशन। तो वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो मिटिगेशन कम करना, और सिंपल भाषा में मिटिगेशन का ये मतलब भी आपने यहाँ पे देख लिया। और एमिशन मतलब उत्सर्जन यानी कि पैदा होना। आगे लिखा है दिस इज फंडामेंटली मिसकंसीव्ड। मिसकंसीव्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिसको गलत धारण किया हुआ है, गलत तरीके से समझा हुआ है। फंडामेंटली मतलब मूल रूप से, तो ये जो है मूल रूप से इसको गलत धारण किया हुआ है, मतलब ये गलत धारणा है। ऑन पार एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है के समतुल्य या फिर के बराबर, किसी चीज के बराबर, यानी कि वैसा ही जैसे कि, ऐसा हिंदी निकाल सकते हो इसका। तो ये गलत धारण किया हुआ है मूल रूप से, वैसे ही जैसे कि। विद ज्वाइनिंग द मोब, मतलब एक मोब मतलब भीड़, जो इधर उधर भागती है, गुस्से वाली भीड़ होती है उसको बोलते हैं क्राउड। जो नॉर्मल भीड़ होती है, किसी को सुनने आई है, उसको बोलते हैं क्राउड। तो ये वैसा ही है जैसे कि एक भीड़ को ज्वाइन करना। रनिंग जो भाग रही है, पैलमेल यानी कि इधर उधर। पैलमेल का मतलब हो गया डिसऑर्डरली, तो इधर उधर भाग रही है जो। एंड शाउटिंग, और चिल्ला रही है, क्या चिल्ला रही है? थीफ थीफ यानी कि चोर चोर। ठीक है, ब्लेस्डली अनअवेयर। ठीक है, इसका मतलब निकाल सकते हैं इस बात से अनजान की। ठीक है, ब्लेस्डली अनअवेयर दैट मतलब इस बात से अनजान की। अनअवेयर मतलब एक चोर है, मान लो उसने चोरी करी और फिर वो खुद ही बोलने लगा भी चोर चोर चोर, मतलब उसने क्या किया? चोर तो खुद था, लेकिन दूसरों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए खुद ही चीखने लगा भी चोर है चोर है चोर है। अब कोई उसको चोरी नहीं समझेगा, इसलिए वो खुद को कैसे दिखा रहा है? अनअवेयर है। ब्लेस्डली मतलब सौभाग्य से, किस्मत से। ठीक है, तो इसलिए लिखा ब्लेस्डली अनअवेयर, मतलब इस बात से अनजान की। किस बात से अनजान की? द थीफ हैड हिमसेल्फ स्टार्टेड, कि चोर ने खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, शुरू किया था। द फुल थ्रोटेड चेज मतलब जोर शोर से पीछा करना। चेज एक नाउन है, मतलब पीछा करना। फुल थ्रोटेड मतलब होता है जोर शोर से। और क्यों किया था? टू डाइवर्ट अटेंशन, ध्यान को हटाने के लिए। क्लियर? तो लेवल मैंने जैसे ही कहा थोड़ा सा मुश्किल है, आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर भी होनी चाहिए, तभी आपको सही से मतलब समझ में आएंगे। बेसिक लेवल पर होकर इस तरह से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। हिंदी का लेवल भी अच्छा चाहिए, इंग्लिश का लेवल भी अच्छा चाहिए। तो वर्ड याद करें, फंडामेंटली मूल रूप से, मिसकंसीव्ड एडजेक्टिव है मतलब गलत तरीके से धारण किया हुआ, और पेलमेल मतलब डिसऑर्डरली, मतलब इधर उधर अनऑर्गेनाइज्ड वे से। ठीक है, अनअवेयर मतलब जो जागरूक ना हो। मोब मतलब भीड़ जो थोड़ी गुस्से में हो। ऑन पार ईडियम है जिसका मतलब है उसी तरह से जैसे कि, यानी कि इक्वल, बराबर। और याद कर सकते हो फुल थ्रोटेड मतलब जोर शोर से, और चेज मतलब पीछा करना। डाइवर्ट अटेंशन मतलब ध्यान को हटाना। क्लियर? तो अब आ जाइए नेक्स्ट। वट वुड बी, वट यहाँ पे WH फैमिली है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वुड के बाद बी लगाए। जब हम फ्यूचर में कल्पना करते हैं तो लगाते हैं वुड। तो वट वुड बी और रियली प्रो पीपल डिमांड, मतलब जो प्रो पीपल हैं, प्रोफेशनल पीपल, उनका मांग क्या होगा? रियली मतलब सच में। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? आप बोलते हैं टू गेट अ जॉब, एक जॉब पाने के लिए। तो आपने बोला टू गेट अ जॉब। उसी तरह से हम कह रहे हैं वट वुड बी अ रियली प्रो पीपल डिमांड, प्रो पीपल की डिमांड क्या होगी सच में? हम आंसर दे रहे हैं टू रिमूव GHS, मतलब GS को रिमूव करना। जैसे मैंने कहा टू लर्न इंग्लिश, उसी तरह से आंसर दे दिया। इनका डिमांड होगा हटाना ग्रीन हाउस गैसेज को। ठीक है, आई थिंक यही होगा, ग्रीन हाउस गैसेज। आगे लिखा है इनको हटाना कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज? ऑलरेडी सैचुरेटिंग द एटमोस्फियर, मतलब जो एटमोस्फियर में फैली हुई है। सैचुरेट का मतलब होता है गीला करना। ठीक है, या फिर पूरी तरह से भरा हुआ, और हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। जैसे आप खाना खा के तृप्त हो जाते हैं, अगर और ज़्यादा हो जाए तो आप पूरी तरह से भर गए हैं तो आप संतृप्त हो गए हैं। उसी तरह से वायुमंडल जो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इनको हटाना। और यहाँ पे लगा सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी से पहले, विच
आर सैचुरेटिंग द एटमोसफियर, ठीक है, एंड ऑलरेडी वार्मिंग द प्लैनेट, और जो पहले ही वार्म कर रहे हैं प्लैनेट को, तो उनको हटाना इनका डिमांड होगा। तो क्लियर हुआ ये किस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पे विच आर रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, जिसको रिमूव कर दिया गया एडवांस लेवल में, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया, मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। तो यहाँ पर सैचुरेटिंग का मतलब हो गया, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, संतृप्त। डिमांड इज मांग करना। बाकी तो आई थिंक कुछ नहीं है इसमें, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे लिखा है आई डोंट रिड्यूसिंग। डोंट के साथ वर्ब और आईएनजी तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ आई नहीं होगा, तो सीधा कहेंगे डोंट रिड्यूसिंग फर्दर एमिशंस। कह रहे हैं कि फर्दर मतलब और ज़्यादा, एमिशन मतलब सर्जन, और ज़्यादा पैदा होना जो है उसको कम करना, कि भाई और आगे एमिशन ना हो। तो क्या कम करना और ज़्यादा उत्सर्जन को, एंड और रिमूव करना हटाना देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, उसके मौजूदा भंडार को। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि भाई रिड्यूस करना मतलब जो इन फ्यूचर जो भी एमिशन होगा उसको कम करना, कि भाई फ्यूचर में ना हो, या फिर जो हटाना है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी मौजूद में भंडार है, स्टॉक है, ठीक है, उसको हटाना। क्या वो नहीं है, अमाउंट टू मतलब बराबर नहीं है, द सेम थिंग। अब यहाँ पे एक पहले ये समझ लो, नॉट जो है ना यहाँ पे लगना चाहिए, पर हम स्पीकिंग में क्या करते हैं, डोंट को इकट्ठा लिख देते हैं, उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं तो एक्चुअल रूल के हिसाब से नोट यहाँ लगना चाहिए। ये सारा होगा सब्जेक्ट, अमाउंट टू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, डू क्या रिड्यूसिंग फर्दर एमिशन एंड रिमूविंग देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक, नॉट अमाउंट टू क्या ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका। और नॉट को हटाने के लिए हमने क्या किया, डोंट के साथ, डू के साथ लगा दिया नॉट। स्पीकिंग में चलता है, रिटर्न में नहीं चलता, बट यहाँ लिखा है तो ठीक है। तो क्या ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, या फिर क्या ये सेम चीज़ें नहीं है, इस तरह की हिंदी आएगी इसकी। एब्सोल्यूटली नॉट मतलब बिल्कुल नहीं, तो ये सेम चीज़ें नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे वर्ड पहले याद कर लो, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा, स्टॉक मतलब भंडार, अमाउंट टू मतलब बराबर होना, फर्दर मतलब और आगे या और ज़्यादा। जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, उसी तरह से फर्दर एमिशन मतलब और ज़्यादा एमिशन। आगे लिखा है एमिशन रिडक्शन, उत्सर्जन का कम करना, इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबकी जिम्मेदारी है एमिशन को कम करना। इंक्लूडिंग मतलब ये भी शामिल है, कौन, इंक्लूडिंग दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी शामिल है, मतलब जो अभी विकसित हो रहे देश हैं, विकासशील बोल देते हैं इनको, विकासशील देश, डेवलपिंग ये एडजेक्टिव है। तो जो अभी विकसित हो रहे देश हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा पढ़ेंगे। एमिशन रिडक्शन इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह लगा देंगे दैट ऑफ। हमने एक लेसन किया था देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ, वो देख लीजिएगा कोर्स के अंदर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक रूल वही है, एक भी बाहर से नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबकी जिम्मेदारी है इसको कम करना, और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल है। डिप्लीटिंग द स्टॉक, स्टॉक इज भंडार, डिप्लीट इज खत्म करना। कह रहे भंडार को खत्म करना, कौन सा भंडार, ऑफ वार्मिंग गैसेज, गैसेज का कौन सी गैस, वार्मिंग मतलब गर्म करने वाली, जो गर्म करने वाली गैसेज हैं इन द एटमोसफियर, तो उसके भंडार को खत्म करना। इज वो है, प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, ऑफ दोज उनकी, किनकी, हु हैड पुट दिस कार्बन लोड, जिन्होंने यह कार्बन लोड पुट किया था, पुट मतलब डाला था, तो ये लोड जिसने डाला था उनकी है। किस पर डाला था, ऑन द प्लैनेट, ग्रह पर, इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले, मीनिंग मतलब है रिच कंट्रीज मतलब अमीर देश, सो उनकी बात हो रही है, क्लियर। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड लगा हुआ है, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, पुट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये जो है डिप्लीटिंग, ये सारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर तक ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
फिर इज लगा दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, ये हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर क्लियर हुआ। अब याद कर सकते हो वर्ड डिप्लीट, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर का टूटना खत्म होना, ऐसे डिप्लीट इज खत्म होना। स्टॉक भंडार, वार्मिंग गैसेस गर्म करने वाली गैसेस, प्राइमरीली मुख्य रूप से, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, पुट लोड भार डालना, इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पे याद कुछ नहीं करना है, बस आप लेवल देखिए किस तरह का है। आई बिसाइड्स, अगेन यहाँ पे आई नहीं होगा, ये गलत होगा। बिसाइड्स मतलब के अलावा, इसके अलावा। यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये एक प्रपोजिशन है हमारी बिसाइड्स। जैसे आई हैव अ कार बिसाइड्स द बाइक, मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है। तो बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है, टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को रोकने का, अरेस्ट करने का मतलब वहाँ पे रोक देने का। कार्बन को हटाना ही एक तरीका है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। बिफोर, इससे पहले कि वार्मिंग रीचेस, की जो गर्माहट है वो पहुंच जाए डेडली प्रोपोर्शंस यानी कि जानलेवा लेवल्स तक। तो यहाँ पर हम वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो बिसाइड्स यानी के अलावा, रिमूवल मतलब हटाना, टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज को रोकना, और रीच इज पहुँचना, डेडली इज जानलेवा, प्रोपोर्शंस मतलब यहाँ पर है लेवल से या फिर मात्रा। आगे लिखा है एवरी ईयर, हर साल, ह्यूमैनिटी एड्स, मानवता ऐड करती है यानी कि जोड़ती है। ऐड हो गया, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऐड के साथ हम ये बोलते हैं ऐड समथिंग टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ना। तो ह्यूमैनिटी ऐड करती है 40 ओड गीगाटन्स, मतलब इतने टन का, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन, मतलब इतने ये एक टेक्निकल टर्म होती है, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो समतुल्य उत्सर्जन है इतने टन का, तो ये ह्यूमैनिटी जोड़ती है इतना, किसमें, 2400 गीगा टन के अंदर, ठीक है, इतना जोड़ती है। फिर कोमा डाल दिया, और फिर कोमा डाल दिया, यहाँ लिखा है गिव और टेक 10%, मतलब देती है या लेती है 10%। इसका मतलब ये है या तो बढ़ा देती है 10% या घटा देती है 10%, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और 2400 गीगाटन्स क्या, जो एमिटेड मतलब जिसका उत्सर्जन हुआ है, मतलब जो पैदा हुआ है इतना, ओवर द पीरियड मतलब इस समय के दौरान। कौन सा समय, 1850 से 2019 तक। तो इतने 2400 तक हुआ है, तो इसी में 10% बढ़ाती है या कम करती है। तो गिव टेक का मतलब लेना देना, मतलब ज़्यादा करना कम करना। यहाँ पे जो कोमा लगा है ना, आप सोच रहे होंगे ये एमिटेड वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। ये थर्ड फॉर्म कैसे है, हम तो ह्यूमैनिटी एड्स की बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधा ये थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। एक्चुअली यहाँ पर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, विच वॉज, ठीक है, विच वॉज एमिटेड। अभी विच किसके लिए यूज़ किया गया है, ये जो है 2400 गीगा टन, ठीक है, इतना एमिशन, विच वॉज एमिटेड जिसका उत्सर्जन किया गया, ओवर द, थर्ड फॉर्म भी नहीं सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, विच एमिटेड मतलब जिसका उत्सर्जन हुआ इतने टाइम पीरियड के दौरान। और एडवांस में ये विच वगैरह जो रिलेटिव प्रोनाउन उड़ा देते हैं, सीधा लिख देते हैं सेकंड या थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं आगे। इट वॉज एस्टिमेटेड मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट इज अनुमान लगाना, इन 2019 में, तो 2019 में अनुमान लगाया गया, दैट की फर्दर एमिशंस ऑफ 500 गीगा टन, मतलब और ज़्यादा जो उत्सर्जन होगा 500 गीगा टन का, वुड बी ऑल मतलब वो पर्याप्त होगा, वो काफ़ी होगा, इट टुक टू रेज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये हमारा लेसन होता है। इट टेक्स, इट टुक मतलब कोई चीज़ कुछ लेता है यानी कि समय लेता है, तो ऐसे ही इतना जो एमिशन है वो होगा पर्याप्त बढ़ाने के लिए एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, और कहाँ तक,
टू मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इससे ज़्यादा होगा या इतना होगा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, इंडस्ट्री से पहले का टाइम, तो उसकी तुलना में। तो उस समय 1.5 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगता था, और अब अगर 500 गीगाटन ही हो जाए तो उसमें मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक पैराग्राफ। आगे देखते हैं। वर्ड याद कर सकते हैं, एस्टिमेट आकलन करना, और इसके अलावा प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज से पहले, टाइम्स मतलब समय। इसके अलावा तो आई थिंक कुछ खास नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य हो जाता है या उसके बराबर। एमिशन उत्सर्जन, यही था, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। एक ये वुड भी लगा हुआ है, जैसा मैंने शुरू में बताया था, फ्यूचर की कल्पना वुड लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। तो 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ तक। आगे लिखा है इफ़ अगर CO2 इक्विवेलेंट, मतलब अगर जो CO2 समतुल्य जो है, स्ट्रक यू मतलब अगर आपको लगता है, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक, और स्ट्राइक का यहाँ पर मतलब है लगने से। अगर CO2 समतुल्य आपको लगता है एज डार्कली जैर्गनी। जैर्गनी क्या होता है? शब्द जाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, शब्द जाल, जैसे माया जाल वैसे शब्द जाल। और डार्कली का मतलब हो जाता है जटिल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जिसको आप बोलते हैं, या फिर गहरा। ठीक है, अगर आपको CO2 इक्विवेलेंट लगता है गहरे शब्द जाल की तरह, हेयर इज द लाइट, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर इसकी व्याख्या है। ये मतलब है यहाँ तक। क्लियर हुआ? यहाँ पे वर्ड पहले याद कर लो। जैर्गनी, जैर्गनी का मतलब हो गया शब्द जाल। जैसे जार्गन होता है, आर साइलेंट होता है, हल्का हल्का साउंड होता है जार्गन। उसका मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसी एक भाषा जो कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं जार्गन। तो जार्गनी शब्द जाल। डार्कली गहराई से, गहरा, गहन, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा CO2 इक्विवेलेंट लगा है थोड़ा ऐसा, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है। ऑल गैसेज आर नॉट इक्वल, सारी गैसेज बराबर नहीं है। व्हेन इट कम्स टू, ये देखिए हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्ट्रक्चर एडवांस। व्हेन इट कम्स टू, जब की बात आती है, जब की बारी आती है, तो सभी गैसेज इक्वल नहीं है। जब बारी आती है देयर वार्मिंग इफेक्ट की, मतलब उनके गर्म करने के इफेक्ट की, हर गैस का गर्म करने का जो प्रपोर्शन है, मात्रा है, वो अलग अलग होती है, लेवल। ठीक है, उनका अलग अलग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर सारे यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद है ओवर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल में मीथेन इज 80 टाइम्स एज पोटेंट एज CO2। जो मीथेन है वो 80 गुना पोटेंट है, मतलब शक्तिशाली है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे हमारा रूल आ रहा है एज एडजेक्टिव एज। ठीक है, पोटेंट इज शक्तिशाली, तो मीथेन 80 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है CO2 से पिछले 20 साल में। सो इसीलिए 1 टन ऑफ रिसेंट मीथेन, मतलब जो अभी का मीथेन है, अगर वो 1 टन है तो 1 टन रिसेंट मीथेन इज वो है 80 CO2 इक्विवेलेंट टन्स, मतलब 80 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टन्स के बराबर है 1 मीथेन टन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1 टन मीथेन इज इक्वल टू 80 गुना किसके? कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टन के। ये मतलब है इसका। आगे लिखा है क्वांटिटी ऑफ अदर वार्मिंग गैसेस। क्वांटिटी मतलब मात्रा, किसकी मात्रा? अदर वार्मिंग गैसेस, गर्म करने वाली जो गैसेस हैं, तो उनकी जो मात्रा है, कौन सी गैसेस? सच है जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरोकार्बन। तो ये गैसेस बता दी। तो क्वांटिटी जो है अदर वार्मिंग गैसेस की इज वो है ऑल्सो मेजर्ड, है तो नहीं, मतलब ये पैसिव वॉइस आ रहा है, तो क्वांटिटी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है, मेजर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो क्वांटिटी है दूसरी गर्म करने वाली गैसेस की, उनको मापा जाता है।
इन CO2 इक्विवेलेंट टन्स में, ठीक है। तो दूसरी गैसेस को भी CO2 इक्विवेलेंट टन्स में मापा जाता है। तो पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। और क्यों मापा जाता है? सो दैट, ताकि देयर कंबाइंड नॉक्शियस प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, नॉक्शियस मतलब हानिकारक या जहरीली, कंबाइंड मतलब संयुक्त, जो उनका संयुक्त हानिकारक या जहरीला मौजूदगी है, उन सबको जोड़कर गैसेस को, तो कैन बी मेजर्ड, ताकि उनको मेजर किया जा सके, एज मतलब की तरह, किस तरह? सो मैनी CO2 इक्विवेलेंट टन्स, मतलब कई कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टन्स की तरह उनको मेजर किया जा सके, ठीक है। थोड़ी सी साइंस की भाषा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? तो पूरा मतलब देख लेते हैं कि अगर CO2 इक्विवेलेंट स्ट्रक यू, मतलब आपको थोड़ा ये अजीब लगता है गहरे शब्द जाल की तरह, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है, सभी गैसेस इक्वल नहीं होती जब उनके वार्मिंग इफेक्ट की बात आती है। 20 साल में मीथेन 80 गुना पोटेंट है CO2 से, यानी कि शक्तिशाली है। तो 1 टन ऑफ रिसेंट मीथेन 80 CO2 इक्विवेलेंट टन के बराबर है। और जो अदर वार्मिंग गैसेस की क्वांटिटी है, जैसे कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और फ्लोरोकार्बन्स, तो इनको भी मेजर किया जाता है CO2 इक्विवेलेंट टन्स में, ताकि उनका जो कंबाइंड हानिकारक मौजूदगी है तो उसको मेजर किया जा सके, किसकी तरह? कई CO2 इक्विवेलेंट टन्स की तरह, ठीक है। तो कई लोगों के हो सकता है ऊपर से जा रहा हो, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पे। स्ट्राइक का यहाँ पर मतलब है लगने से, सेकंड फॉर्म स्ट्रक। व्हेन इट कम्स टू हमारा स्ट्रक्चर है, जबकि बात आती है। और वार्मिंग गैसेस, गर्म करने वाली गैसेस, मेजर इज मापना, सो दैट ये हमारा जोड़ने का काम कर रहा है। नॉक्शियस इज जहरीला या हानिकारक, प्रेजेंस इज मौजूदगी, और कंबाइंड मतलब मिलाकर या संयुक्त। यही है इसमें, और कुछ खास नहीं। आगे देखते हैं। द 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रेफर्ड सीलिंग लिमिट। सीलिंग क्या होती है? जैसे घर की छत, यानी कि अपर बोल सकते हैं इसको, अपर लिमिट, ठीक है। सीलिंग लिमिट इज अपर लिमिट। और प्रेफर जैसे पसंद करना, यहाँ पे प्रेफर एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाएगा पसंदीदा। तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पसंदीदा अपर लिमिट है, हैज़ बिकम, वो हो गई है, इवन मोर सिग्निफिकेंट, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये लिमिट कौन सी? हम कह रहे हैं सेट, जो सेट की गई है। हम यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं विच वॉज या दैट वॉज सेट, जो सेट की गई। दैट रिलेटिव प्रोनाउन या विच रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस कर रहे हैं तो ये उड़ा दिया, सीधा लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेट, जो सेट की गई बाय द पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब समझौता। तो यहाँ पर एट COP21 में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन 2051 में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और ये लिमिट कौन सी है? अपर लिमिट है, सीलिंग लिमिट, जो इनके द्वारा सेट की गई है। आगे लिखा है सिंस। सिंस का मतलब है से। ये बता रहा है कि कब से इंपॉर्टेंट हुई है? जब से साइंटिस्ट्स हैव ग्रोन मोर सर्टेन, जब से साइंटिस्ट हो गए हैं और भी ज़्यादा निश्चित। सर्टेन का यहाँ पर मतलब है कॉन्फिडेंट से। तो ग्रो कॉन्फिडेंट, ग्रो सर्टेन, यानी कि निश्चित हो जाना, मतलब हाँ कुछ ऐसा ही है, या आश्वस्त हो जाना। तो जब से साइंटिस्ट आश्वस्त हो गए हैं या कॉन्फिडेंट हो गए हैं दैट की बियॉन्ड दिस लेवल, कह रहे हैं इस लेवल से परे, यानी कि इस लेवल के ऊपर ऑफ वार्मिंग। तो इस लेवल के ऊपर की जो वार्मिंग है, तो उससे क्या होगा? इससे ऊपर अगर वार्मिंग चली जाती है तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं, वुड ग्रो मोर फ्रिक्वेंट, तो वो और भी ज़्यादा मतलब बार बार होंगे। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार किसी चीज़ का होना, तो ग्रो फ्रिक्वेंट बार बार होना। वुड है क्योंकि फ्यूचर की कल्पना है, तो बार बार होंगे। एंड सिवियर और गंभीर होंगे। और कौन से इवेंट्स? साइक्लोन मतलब चक्रवात, क्लाउड बर्स्ट बादलों का फटना, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग, फ्लड बाढ़, ड्रॉट्स सूखा, एंड हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाएं। तो क्लियर हो गया सारा। यहाँ पर सिंस वही काम कर रहा है जो हमने सीखा था एक इट हैज़ बिन टाइम टू के लेसन में, मतलब कब से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब क्लियर है। वर्ड याद कर सकते हैं, प्रेफर्ड यानी कि मनपसंद, एक एडजेक्टिव है, सीलिंग लिमिट इज अपर लिमिट, एकॉर्ड इज समझौता, सिग्निफिकेंट इज महत्वपूर्ण,
ग्रो सर्टेन कॉन्फिडेंट हो जाना, बियॉन्ड मतलब उसके परे, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, सीवियर इज़ गंभीर, फ्रीक्वेंट इज़ बार बार, ये सारे तो बता ही दिए, ठीक है, ये आपको पता भी होंगे। ड्रॉट इज़ सूखा, फ्लड इज़ बाढ़, हीट वेव जानते हैं, फॉरेस्ट फायर नाम से पता चल रहा है, क्लाउड बर्स्ट बादल फटना नाम से पता चल रहा है, साइक्लोन चक्रवात। तो सारा खेल रूल्स का है, सीखने हैं रूल तो कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा गाइज, ठीक है। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, सारा सब कुछ सिखाया हुआ है, बस आप करने वाले बने। तो आगे लास्ट पैराग्राफ, द रिच वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज फोकस्ड, तो रिच वर्ल्ड ने हमेशा फोकस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस पर फोकस किया है, ऑन एमिशन रिडक्शन, उत्सर्जन के कम करने पर। फिर कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या है, स्प्रेडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को फैलाया है, और कौन सी जिम्मेदारी, फॉर क्लाइमेट एक्शन की, क्लाइमेट को लेकर जो एक्शन है, कार्यवाही है उसको लेकर, और किन पर स्प्रेड किया है, ऑन ऑल नेशंस, सभी नेशंस पर। अब नेशन क्या होता है और कंट्री क्या होता है, अलग अलग होते हैं, देश और राष्ट्र अलग अलग होते हैं। नेशन मतलब राष्ट्र, कंट्री मतलब देश। कंट्रीज तो आप जानते हैं, नेशन क्या होता है, जब कुछ कंट्रीज जैसे 5-6 कंट्रीज या 10-15 कंट्रीज या 15-20 कंट्रीज तो मिलकर एक चीज़ बनाती हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं राष्ट्र, ठीक है। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स, कंट्री जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के, उनको राष्ट्रीय बोला जाता है, हिंदी में एग्जैक्ट ये मतलब होता है। इसके आगे लिखा है, बट लेकिन पर कैपिटा एमिशन, आपने पर कैपिटा इनकम सुना होगा, उसी तरह से पर कैपिटा इन एमिशन जो है इन साउथ एशिया में आर वो है लेस देन 1.5 टन, ठीक है, 1.5 टन से कम है साउथ एशिया में, लेस देन 1 टन है फॉर अफ्रीका, अफ्रीका में इससे कम है, एंड क्लोज टू 9 टन फॉर यूरोप, 9 से थोड़ा सा कम है यूरोप में, एंड 17 टन है फॉर नॉर्थ अमेरिका में, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में एमिशन होता है पर कैपिटा, ठीक है। आगे लिखा है, द कंट्रीज जो देश हैं, आर द पुअरेस्ट, वो सबसे गरीब है। कौन से देश सबसे गरीब है, हम बोलते हैं विच आर वर्स्ट अफेक्टेड, अफेक्टेड एडजेक्टिव है मतलब प्रभावित होना, बैड का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है मतलब सबसे ज़्यादा। तो देश विच आर जो हैं वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा प्रभावित, आर द पुअरेस्ट वो सबसे गरीब है। तो एडवांस है, विच आर रिलेटिव प्रोनाउन को उड़ाया, सीधा लिखा वर्स्ट अफेक्टेड, तो वो सबसे पुअरेस्ट हैं। विच कैन लीस्ट अफोर्ड मतलब जो मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अफोर्ड इज जैसे आप कोई महंगा घर नहीं ले सकते तो हम कहेंगे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी तरह से ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं अफोर्ड कर सकते, टू इन्वेस्ट इन, निवेश करना, किस में, अडेप्टेशन में यानी कि अनुकूल होने में, एंड मिटिगेशन और कम करने में। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब है लास्ट सेंटेंस, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। हैंस इसीलिए, द डिमांड फॉर फंडिंग, जो फंडिंग की मांग है, बाय द रिच वर्ल्ड, अमीर देश के द्वारा, एंड और द बीग्रजिंग जेनरोसिटी ऑफ द रिच। अब देखिए यहाँ पे कोई इज़मार वगैरह कुछ रूल नहीं लगा हुआ, सीधा हैंस लिख के यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज लिख दिया, एंड लगाया, यहाँ से यहाँ एक फ्रेज लिख दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए डिमांड जो है फंडिंग की रिच वर्ल्ड के द्वारा, और जो बिग्रजिंग जेनरोसिटी है रिच की, बस ये होगी हिंदी। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता यानी कि दानवीरता, क्योंकि दूसरे देश से फंड मांगा जा रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो दान देंगे तो जेनरोसिटी दिखाएंगे, उदारता दिखाएंगे। लेकिन कैसी उदारता है, बिग्रजिंग, बिग्रजिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, मतलब ए बिग्रज एक वर्ब होती है, मतलब टू बी अनहैप्पी, टू डू समथिंग, टू बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू आर हैविंग टू डू, मतलब आप नाखुश होते हैं उस चीज़ के लिए जो आपको करना पड़ रहा है। मान लो आपसे कोई पैसा मांग रहा है, आपकी इच्छा नहीं है देने की लेकिन आपको देने पड़ रहे हैं, तो आपको एक जलन सी होगी, ईर्ष्या होगी, उसी को बोलते हैं बिग्रजिंग, ठीक है। अनहैप्पी होना क्योंकि आपको कुछ करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसी बिग्रजिंग जो उदारता है, जेनरोसिटी है, दानवीरता है अमीर की, और जो डिमांड है फंडिंग की रिच वर्ल्ड के द्वारा, बस इतना ही है, और तो इसमें कुछ दिया नहीं। चलो जो भी है, यहाँ पे मतलब देख लेते हैं। नेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एमिशन रिडक्शन उसको कम करना,
और वर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, पूरेस्ट मतलब सबसे गरीब, लीस्ट मतलब सबसे कम, बिग्रजिंग यानी कि ईर्ष्या होना या ईर्ष्या वाला, अनहैप्पी होना क्योंकि आपको कुछ करना पड़ रहा है उसकी वजह से, जेनरोसिटी दानवीरता उदारता, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूल हो जाना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना, मिटिगेशन कम करना। तो यही है बस अब हमारा वीडियो हुआ पूरा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और इंग्लिश सीखनी है अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच। थैंक यू सो मच।